हेलो 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 ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू. ग्रेट. सॉरी गाइस, क्या है फाउंडेशन के बच्चों का रिजल्ट आया तो बहुत सारे पेरेंट्स मिलने के लिए आते रहते हैं. मैं तो सोचता हूँ मैं निकल जाऊंगा डॉट 11:30, बट अभी पेरेंट्स को मना नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल होता है. ओके, विल गेट स्टार्टेड. वन सेकेंड. ग्रेट. तो थोड़ा सा एसी को और बढ़ाते हैं मेरे को लगता है. Okay, good morning everyone. I hope you guys are doing great. Let's continue our discussion. हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करना शुरू किया था. एक बार फिर से आपको चैप्टर 3 का ओवरव्यू देता हूं. सबसे पहले हमने डिस्कस किया माइकल पोर्टर के कुछ जेनेरिक स्ट्रेटजीज को. देवर कॉस्ट लीडरशिप, differentiation and focus strategy. Along with focus there is a combination concept that is called as focused cost leadership या focused differentiation. इसके बाद में लास्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ा that is called as best cost provider strategy. best cost provider थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट था. या तो सर सेम ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे with the similar quality with the similar features but the pricing will be lower, या सर हम प्राइस सेम चार्ज करेंगे बट प्रोडक्ट के अंदर कुछ एनहांस्ड या एडिशनल फीचर्स को प्रोवाइड किया जाएगा. बेसिकली वैल्यू कॉन्शियस बायर के लिए बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर अच्छा था, क्योंकि उन्हें लगता है द प्राइस व्हाट दे आर पेइंग एंड उससे जो उनको वैल्यू मिल रहा है वो ज्यादा था. दिस वाज द अप्रोच अंडर बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी. देखो सीधी सीधी बात बोलता हूं, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर 3 में एक क्वेश्चन आप मान के चलिएगा इन 4-5 में से किसी न किसी स्ट्रैटेजी पे आएगा. कॉस्ट लीडरशिप, फोकस, डिफरेंशिएशन, फोकस्ड डिफरेंशिएशन या बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, किसी पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है. दैट इज वन क्वेश्चन. इसके अलावा इनके पास में 3 ऑप्शन और है. They can ask you a question on core competency, they can ask you a question on competitive advantage, and पहली बार इन्होंने एक मैट्रिक्स इंक्लूड किया है दैट इज कॉल्ड एज मेंडलोस मैट्रिक्स. ये एक नया एडिशन आपके सिलेबस में, यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है. अगर आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो आइडियली ये आज तक कभी नहीं पूछा गया है. मतलब नए सिलेबस में अगर पहली बार उनको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, इस पूरे चैप्टर में एक ही अमेंडमेंट है, वो ये मेंडलोस मैट्रिक्स है. इट इज फोकसिंग ऑन द स्टेक होल्डर, उनका पावर कितना है, उनका इंटरेस्ट कितना है. ये मेंडलोस मैट्रिक्स ऑब्वियसली एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा. हम यहां पर आएंगे बट ये समझने के लिए थोड़ा कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी समझना चाहिए. तो आज का हमारा डिस्कशन इन चैप्टर 3 3 चीज के अराउंड होगा. कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, उन दोनों में क्वेश्चन क्या आएगा, एंड तीसरा मेंडलोस मैट्रिक्स जो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे. ये 3 चीजें डिस्कस करेंगे. मेरे हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 3 का मेजर कवरेज हो जाएगा. छोटे मोटे हेडिंग मिलेंगे आपको, चैनल्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं. मेरे को सही में लगता नहीं उधर कुछ ग्रेट कंटेंट है 4 मार्क का पूछने के लिए. आप एक बार उसको रीड कर सकते हैं, बट मेरा जो कवरेज का ऑब्जेक्टिव रहेगा वो 3 एरियाज का आज रहेगा. कैन वी गेट स्टार्टेड गाइस? एंड इस तरीके से हम चैप्टर 3 को क्लोज करेंगे. अभी के लिए सुनिएगा शांति से, एक ओवरव्यू आपको देता हूं व्हाट इज कोर कॉम्पिटेंसी एंड व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फिर हम आगे बढ़ेंगे. आइए देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज रिसोर्सेस एंड द अदर वर्ड इज कॉल्ड एज कैपेबिलिटीज. ऐसा बोलते हैं कि बिजनेस के अंदर, अतुल स्क्रीन बराबर नहीं है, परफेक्ट नहीं है, आईपैड. ऐसा बोलते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी, देखा कर यार अतुल रोज एवरीडे. ये देख कट हो रहा है. हाँ
So there are two important words. One is called as resources, one is called as capabilities. From a business point of view, आपके पास में बहुत सारे resources का access होता है. Let's say human resources या technological resources बोल सकते हैं, या actually में product को बनाने के लिए जो raw material रहेगा उसका access हो सकता है. मतलब एक कंपनी के पास में बहुत सारे अलग अलग resources होते हैं. Resources को पहले कैपेबिलिटीज में कन्वर्ट किया जाता है. किसमें कन्वर्ट किया जाता है? कैपेबिलिटीज. अगर मैं बोलता हूं कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है कि व्हेनेवर दे नीड राइट सेट ऑफ पीपल, वो लोग राइट सेट ऑफ लोगों को इजीली हायर कर लेते हैं एंड वो लोग आसानी से जो बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल कर पाते हैं. मतलब नॉर्मली आपको अपने रिसोर्सेस को कैपेबिलिटीज में कन्वर्ट करना पड़ता है. किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है? कैपेबिलिटीज. कैपेबिलिटीज मतलब आपके स्ट्रेंथ्स हो गए, आपके स्किल्स हो गए. देखिए, रिसोर्स कैन बी अ ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स. मार्केटिंग में आपका कोई बंदा अच्छा रहेगा या मार्केटिंग के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे कंट्रोल रहेगा, ये नॉर्मली कहलाते हैं आपके रिसोर्सेस. ये रिसोर्सेस को किसमें कन्वर्ट करते हैं? कैपेबिलिटीज में. कैपेबिलिटी मतलब अभी आपका स्ट्रेंथ बन गया है जिसकी वजह से आपको थोड़ा फायदा मिल रहा है, आपको थोड़ा एज मिल रहा है अगेंस्ट अ कॉम्पिटिटर. सो कैपेबिलिटीज इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. इट कैन बी कलेक्शन ऑफ पीपल, इट कैन बी कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस जो एक डिपार्टमेंट को बना रहे हैं, जो आपकी बैलेंस शीट को बना रहे हैं. मतलब सर रिसोर्सेस थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है, उससे ब्रॉडर वर्ड होता है कैपेबिलिटीज. मतलब दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड. इन सिंपल टर्म्स ये दोनों चीजें कंपनी को अपने स्ट्रेंथ्स को ढूंढने में और डेवलप करने में हेल्प करता है. किसमें हेल्प करता है? स्ट्रेंथ्स को ढूंढने और डेवलप करने में हेल्प करता है. उसको ही हम लोग बोलेंगे कोर कॉम्पिटेंसी. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ही कोर कॉम्पिटेंसी. मतलब आप लोग एज ए बिजनेस अपने कुछ कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करना चाहते हैं, मतलब आपके स्ट्रेंथ्स को बिल्ड करना चाहते हैं. किसको बिल्ड करना चाहते हैं? स्ट्रेंथ्स. कहना इसे उनको बिल्ड करने का प्रोसेस क्या है? यू हैव टू फाइंड योर स्ट्रेंथ्स. उसके लिए रिसोर्सेस को ढूंढिए, उन्हें कैपेबिलिटीज में कन्वर्ट कीजिए, तब जाके वो कैपेबिलिटीज क्या बनेगी? आपके कोर कॉम्पिटेंसीज बनेगी. एंड ये जो कोर कॉम्पिटेंसीज है ना, ये कोई एक आध स्किल नहीं होती. देखिए एक बात समझिए, हमें एज अ बिजनेस व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव? डू यू रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. देखो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है? यू हैव एन एज अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर. आपका प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है, आप आज की तारीख में कॉम्पिटिटर को बीट कर रहे हो. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ये अचीव करने के लिए आपको चाहिए कोर कॉम्पिटेंसीज. क्या चाहिए आपको? कोर कॉम्पिटेंसीज. इन आवर मॉड्यूल्स इट्स ऑन पेज नंबर, जस्ट फॉर रेफरेंस, 3.14. You will see a word, role of resources, capabilities. That is, how do you build core competencies? सुनिएगा, मतलब एज अ बिजनेस हम मेजरली अचीव क्या करना चाहते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझिए एक पोजीशन है, ये एक सिचुएशन है जहां पर जब दो कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो एक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कई गुना ज्यादा है देन अनदर कंपनी, या एक कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा बढ़िया है इन कंपैरिजन टू अनदर कंपनी, तो हम बोलेंगे इस कंपनी के पास में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. क्या बोलेंगे हम? इस कंपनी के पास में क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. अच्छा, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कैसे किया आपने? मतलब हाउ डिड यू अचीव अ पोजीशन? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज अ पोजीशन. टू अचीव दैट आपने कुछ तो अच्छा किया होगा, मतलब आपके पास कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज होंगे. क्या होंगे आपके पास? कुछ कोर. तो कैन वी से दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड. कोर कॉम्पिटेंसीज हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली पोजीशन को अचीव करने में क्या करता है? हेल्प करता है. तो बिजनेस हमेशा क्या डेवलप करना चाहता है? कोर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना चाहता है. बिजनेस चाहता है वो अपने रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करें, उन्हें कैपेबिलिटीज में कन्वर्ट करें, जिससे कि वो क्या बना पाए? कोर कॉम्पिटेंसीज बना पाए. दे आर नथिंग बट स्ट्रेंथ्स ऑफ अ बिजनेस. दे आर नथिंग बट स्ट्रेंथ्स ऑफ अ बिजनेस. तो कैन आई से ये कोर कॉम्पिटेंसी हमें क्या अचीव करने में हेल्प करेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अब ना बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक रिसर्च हुआ है. दो बहुत फेमस नाम है. One is Indian name C.K. Prahlad. This is a very very common name. And the other name is Gary Hamel. ये दो लोग दुनिया में जाने जाते हैं for the concept of core competency. Rather, इन्होंने ही ये वर्ड दुनिया के सामने लाया और उन्हें बताया कि ये core competency होता क्या है and कैसे अचीव किया जाता है. Two very very renowned professors globally. One is called as C.K. Prahlad and Gary Hamel. सुनिए, इनका thought process क्या था?
इन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज के कंपनीज को स्कैन किया, एनालाइज किया, एंड इनका ये कंक्लूजन है, कोई भी कंपनी का ना एक कोर कॉम्पिटेंसी सफिशिएंट नहीं होता है। रादर कोर कॉम्पिटेंसी ना रादर अपने आप में एक कैपेबिलिटी नहीं होती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेबिलिटीज, इट्स योर मल्टीपल स्ट्रेंथ्स जो साथ में मिलके आपको कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने में हेल्प करता है। मतलब इट इज नॉट वन पर्सन, इट इज नॉट वन डिपार्टमेंट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, जिसकी वजह से आप लोग स्ट्रॉन्गर बनते हैं इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर। तब जाके आपको अचीव होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब इट्स नॉट जस्ट वन रिसोर्स और कैपेबिलिटी जो आपको आगे लेके जाएगा। हो सकता है बिजनेस के अंदर कस्टमर रिलेशनशिप, सीआरएम ऑन पॉइंट रहेगा, मार्केटिंग चैनल बहुत बढ़िया रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कस्टमर से डायरेक्टली आपको कनेक्ट करता होगा। इन सब की वजह से एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करता है ओवर अ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। सो अकॉर्डिंग टू देम इट्स नॉट वन कैपेबिलिटी और वन स्किल, इनका बहुत सारा कॉम्बिनेशन मिलके कोर कॉम्पिटेंसी बनाता है, जो अल्टीमेटली क्या अचीव करने में हेल्प करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दोनों कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड है। अब ये समझने के लिए काफी था, एग्जाम में मुझे क्या लिखना है, क्या क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली उधर बात करूंगा। ऑनेस्टली जितना कम डिस्कस करो, मतलब आप इसके ऊपर जितना चाहो उतना डिस्कशन कर सकते हो, बिकॉज ये दोनों ओपन एंडेड दुनिया है। आप इंडस्ट्री के एग्जांपल लीजिए, इस कंपनी ने ऐसा क्यों किया, क्या किया जिसकी वजह से उनके पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। जितना आप उसके बारे में पढ़ेंगे उतना आपको शायद बेहतर समझेगा कि कोर कॉम्पिटेंसीज क्या होती है। जस्ट इमेजिन, एक सिंपल सिचुएशन समझिएगा, आप आरएल का एग्जाम्पल ले लीजिए, कितना सिग्निफिकेंटली डाइवर्सिफाई किया है एंड वेयर दे हैव रीच्ड इन लास्ट 20 years. Where they were, they were globally criticized for only focusing on petrochemical business. वहां से वो रिटेल में चले गया, जियो में चले गया, आज की तारीख के अंदर उसको वैल्यूएशन में इतना अच्छा जंप मिला। How is this even possible? If you think about it, someone in the petrochemical business, why would they think about digital business? Someone in the petrochemical, why will they think about retail? So इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क कि बिजनेस धीरे धीरे क्यों डाइवर्सिफाई करता है, डाइवर्सिफिकेशन किस इंडस्ट्री में करता है, वो उसके लिए सक्सेसफुल किस तरीके से होता है। आज दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए, अदानी ग्रुप इतना ओवरली डाइवर्सिफाइड है, लाइक इन द पोर्ट बिजनेस, सीमेंट बिजनेस, सो मेनी मल्टीपल वेराइटीज ऑफ बिजनेसेस। क्या वो सही चीज है कि सही चीज नहीं है, सब्जेक्टिव है। बट जब आज इंडिया वाला पोजीशन है जहां पर द एंटायर वर्ल्ड इज बेटिंग ऑन इंडिया एंड दे बिलीव नेक्स्ट 10 years बिलोंग्स टू इंडिया, तो शायद मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज विल डू वेरी गुड. So in this case, maybe diversification will help you to achieve a strong monopoly in multiple sectors, and because of which as a group you can become very very strong. तो शायद अगले 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रेटजी सही भी हो सकता है, बट जरूरी नहीं है ना ये वर्क करेगा. इट मे फेल ऑल्सो आफ्टर 5 years, यू मे रियलाइज. तो रिमेंबर, ये सब हिस्टोरिकल डेटा को देख करके एनालिसिस करने का तरीका होता है. हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी एंड व्हाट इज कोर कॉम्पिटेंसी. आइए इन योर मॉड्यूल्स 3.14. आर यू देयर? सबसे पहले पढ़िए पॉइंट नंबर 2, उसे मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट. कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है? ये वो कैपेबिलिटीज है, मार्क कीजिएगा वर्ड. कोर कॉम्पिटेंसीज आर कैपेबिलिटीज. मैंने आपको बताया पहले रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज को कैपेबिलिटीज में कन्वर्ट किया जाता है. वो कैपेबिलिटीज का कॉम्बिनेशन ही आपको कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने में हेल्प करता है. सो कोर कॉम्पिटेंसी इज नथिंग बट माय कैपेबिलिटीज. सर अल्टीमेटली ये कोर कॉम्पिटेंसी का फायदा क्या होगा? अरे हमें तो एक ही चीज अचीव करना है. क्या अचीव करने का सर? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो सर कोर कॉम्पिटेंसीज हमारी वो कैपेबिलिटीज हैं जो एक सोर्स बन जाएगी. क्या बन जाएगी? सोर्स टू अचीव व्हाट सर? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर अ कंपनी. अगर मैं बोलता हूं मेरे कुछ कैपेबिलिटीज मुझे हेल्प करते हैं टू अचीव अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन अगेंस्ट माय कॉम्पिटिटर, आई विल से दीज कैपेबिलिटीज आर माय कोर कॉम्पिटेंसीज. दिमाग में एक चीज याद रखना, रिसोर्सेस को कैपेबिलिटीज में कन्वर्ट करते हैं. कैपेबिलिटीज का कॉम्बिनेशन बनता है कोर कॉम्पिटेंसी, एंड ये कोर कॉम्पिटेंसी क्या अचीव करने में हेल्प करता है? अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. लोग बोलने के लिए डायरेक्टली बोलते हैं आपका ऑब्जेक्टिव है अचीव करना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अचीव कर लीजिए. बट उसका प्रोसेस क्या है? उसके लिए आपको कैपेबिलिटीज को डेवलप करके कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला पोजीशन मिलेगा. पॉइंट नंबर 2 इज द डेफिनेशन, मार्क एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 बार रीड कर लीजिए डेफिनेशन को. मेरे हिसाब से अब आपको समझना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए.
डन। अब पढ़िए पॉइंट नंबर 6। कॉम्पिटेंसी इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स रादर देन इंडिविजुअल और सेपरेट। मतलब इनके हिसाब से एक सिंगल स्किल या एक सिंगल टेक्निक आपके लिए कोर कॉम्पिटेंसी नहीं बन सकता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन। देखिए पॉइंट नंबर 7 में आपको बताएगा, इट is the characteristics to have a combination of skills and techniques that makes the entire organization utilize their several capabilities। मतलब सर ये आपका HR डिपार्टमेंट इतना बढ़िया हो सकता है जिसकी वजह से आपका हर एक डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया काम करता है। क्यों? बिकॉज HR डिपार्टमेंट ensures right set of people is available at right point of time whenever someone important wants to leave a company। HR डिपार्टमेंट ensures कि वो छोड़ के जा ही नहीं सकता है। मतलब one department can actually create a scenario where all other departments are able to do really good because of one single department। तो सर ये डिपार्टमेंट में ना बहुत सारे लोग होंगे, डिपार्टमेंट में बहुत सारे पॉलिसीज होंगे जिनका कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? कोर कॉम्पिटेंसी बन सकता है। Therefore point number 8, core competencies cannot be built by one capability or one technological know-how। Instead it's a integration of many resources। जनरली बोलता है 5 से 15 अलग अलग एरियाज के अंदर अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, वो सब मिलके आपको कोर कॉम्पिटेंसी अचीव करने में हेल्प करता है। अब कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, लेट्स से एप्पल। व्हाई एप्पल इज एप्पल? Multiple reasons. Number one, they understood what people wanted as a product years back when everyone else was struggling। They believed that if you create a product which always people believe to be a superior product, तो superiority complex जो है हमेशा आपको आगे रहने में help करेगा in the competition। They believed the entire world will be about privacy after a point in time। Like for example, Android, Samsung used Android, that was an open-ended platform once upon a time। Do you get my point? Still it is open-ended। Rather, Apple believed that the world will go towards privacy in such a manner because of टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। दुनिया इतना ज्यादा पब्लिक डोमेन में उनका लाइफ बाहर आ जाएगा, लोग प्राइवेसी प्रेफर करेंगे, और प्राइवेसी प्रेफर करेंगे तो उसके लिए आपका जो एंड्रॉइड सिस्टम है वो शायद सही नहीं होगा, बिकॉज दैट विल बी ओपन एंडेड सिस्टम। तो प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हमें खुद का इन हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करना चाहिए, जो उन्होंने iOS के फॉर्म में बिल्ड किया। हालांकि दे स्ट्रगल्ड फॉर लॉट ऑफ इयर्स। iOS was not at par with Android at all, rather they struggled significantly for a lot of years, but ultimately उनका जो एंड गोल था कि we will become exclusive in comparison to all others, वो उन्होंने अचीव कर लिया, और वो एक्सक्लूसिविटी का उनको फायदा मिल रहा है in terms of value। So मतलब in simple terms, it's your multiple capabilities together that they help you to build a core competency। अब अगेन जरूरी नहीं है कि एप्पल के पास एक core competency है, सैमसंग के पास में भी है, उन्होंने सही टाइम पे डाइवर्सिफाई कर लिया। They are into multiple businesses। They believed अगर स्मार्टफोन बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला है तो चिप्स हमने खुद बनाना चाहिए, हमने बाकी 10 धंधे करने चाहिए। So they diversified at right time, which Apple is doing today। Now they are trying to diversify। अब वो बनाना ना अलग अलग चीज, आपका एयरपोर्ट बना रहा है, अभी रिसेंटली उन्होंने नया चीज बिल्ड किया। सो नाउ विजन प्रो, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, अब वो नया चीज बिल्ड करने का ट्राई कर रहा है। तो हर बिजनेस का अपना थॉट प्रोसेस होता है एट अ पॉइंट इन टाइम। हर कोई अपने हिसाब से बिजनेस के अंदर स्ट्रेटेजाइजिंग करता है, कोई भी दो बिजनेस का स्ट्रेटेजी हमेशा सेम नहीं होता है। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी? पॉइंट नंबर 2 आना चाहिए आपको, नंबर 6 आना चाहिए, नंबर 8 आना चाहिए। 3 पॉइंट को मार्क कर लीजिए, 2, 6 एंड 8। वापस से तीनों पॉइंट को पढ़ लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी के लिए काफी है। 2, 6 एंड 8। Now come to page number 3.16. The 4-mark question what ICAI likes to ask again and again and again. Criteria for building a core competency। मतलब अब सिंपल है, हर कंपनी कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करना चाहेगा तो कैसे बिल्ड करेगा? हाउ टू बिल्ड अ कोर कॉम्पिटेंसी, इसके अराउंड इन्होंने 4 पॉइंट लिख के दिए हैं। एक तरीके से इन्होंने क्या बोला, अगर आपके रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज के पास में 4
कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उन्होंने 4 क्राइटेरियाज दे दिए. इफ योर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज आर एबल टू मीट दीज 4 क्राइटेरियाज, तो हम बोलेंगे ये कैपेबिलिटीज अच्छे कंटेंडर है टू बिकम अ कोर कॉम्पिटेंसी. मतलब अगर आपके रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज हैव दीज 4 क्राइटेरियाज और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम बोलेंगे दे आर केपेबल ऑफ बिकमिंग अ कोर कॉम्पिटेंसी. एक लाइन को मार्क कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू मी दैट कैन बिकम अ क्वेश्चन मार्क. कैपेबिलिटीज दैट आर मार्क 4 words: valuable, rare, costly to imitate, and mark the word non-substitutable. ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. किसके बारे में? कैपेबिलिटीज के बारे में. मतलब सर, अगर आपके पास ऐसे कैपेबिलिटीज हैं विच आर वेरी रेयर इन द इंडस्ट्री, विच आर हाईली वैल्यूएबल टू माय कस्टमर्स, विच आर वेरी डिफिकल्ट टू कॉस्टली टू इमिटेट, मतलब डिफिकल्ट टू कॉपी, जो कैपेबिलिटीज आपका कॉम्पिटिटर आसानी से कॉपी या डेवलप नहीं कर पाएगा, एंड आपके इस कैपेबिलिटी का कोई इजीली अवेलेबल सब्सटीट्यूट नहीं है, तो हम बोलेंगे आपके ये कैपेबिलिटीज क्या बन सकते हैं? कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड हो सकती है. मतलब इन सिंपल टर्म्स, कोर कॉम्पिटेंसी बनाना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, डिजाइन करना चाहते हो, लुक फॉर 4 क्वालिटीज इन योर कैपेबिलिटीज. ये 4 क्वालिटीज आपको ऐसे कोर कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करने में हेल्प करेंगे जो शायद आपको क्या अचीव करने में हेल्प करे? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. उसके लिए चाहिए बढ़िया कोर कॉम्पिटेंसीज, जिसके लिए चाहिए कुछ कैपेबिलिटीज. उन कैपेबिलिटीज के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. मतलब सर, ऐसे स्किल्स ढूंढो जो वैल्यूएबल टू द कस्टमर है, ऐसे स्किल्स ढूंढो विच आर वेरी रेयर इन द इंडस्ट्री, ऐसे स्किल्स जिसको आसानी से ट्रांसफर या कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता है, एंड सर जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो आपके इन स्किल्स के लिए लोग आपको प्रीमियम प्राइस पे करेंगे और आपके लिए क्या बन जाएगा? कोर कॉम्पिटेंसी बन जाएगा. एंड इफ इट बिकम्स अ कोर कॉम्पिटेंसी, आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा. लाइक फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, first mover advantage, number 1. Number 2, great user interface, UI. Number 3, great algorithm, understands in what geographical area what kind of content people likes to watch. They have spent lot of money and time on algorithm, understanding किस geographical area में लोगों को किस तरीके का content चाहिए, and वो उसके हिसाब से टैप करता है. Like for example, Netflix strategy for India is different and Netflix strategy for US is different. It's not same at all. I'm telling you out of experience. And for India, it took them some time to understand the target market, and when they understood the target market, उन्होंने अपना प्राइसिंग को भी कम करना शुरू किया, प्राइसिंग के अंदर मल्टीपल मॉडल्स लाए, एंड वैसे लोगों को प्रमोट करना शुरू किया जिसकी वजह से लोग नेटफ्लिक्स की तरफ ज्यादा मूव करेंगे एंड उनको रिटेन कर पाएंगे. तो हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे कैपेबिलिटीज होती है जो आपको बिल्ड करनी पड़ती है. वो कैपेबिलिटीज के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है. पहला वाला है वैल्यूएबल. मार्क पॉइंट नंबर ए. वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज वो होती है जो हमें अलाउ करती है टू एक्सप्लॉइट, मार्क द वर्ड, अपॉर्चुनिटीज, और टू अवर्ट, मतलब डिफेंड करना या अपने आप को बचाना फ्रॉम थ्रेट्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मतलब कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज जो शायद आपको अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करेगी, या हम बोलेंगे थ्रेट से अपने आप को डिफेंड करने में हेल्प करेगी. दोनों केस में कहना है कैपेबिलिटीज बेनिफिशियल है फॉर माई बिजनेस. यस. वैल्यूएबल में पॉइंट नंबर ए को मार्क कीजिएगा. रीड पॉइंट नंबर ए वंस अगेन. ये हम बार बार वर्ड ना कैपेबिलिटीज है, क्योंकि कैपेबिलिटीज का एक कॉम्बिनेशन बन के क्या बनता है? कोर कॉम्पिटेंसी. और अभी हम बिल्ड क्या करना चाहते हैं? कोर कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करना चाहते हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू रिलेट एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग? आई होप यू डू. वैल्यूएबल, रीड पॉइंट नंबर ए वंस अगेन. एक ही लाइन ढंग की है, बाकी तो कुछ भी एग्जांपल लिख रहे हैं. हर इंडस्ट्री में अपने कोर कॉम्पिटेंसीज होंगे ना यार. अब ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट है आप बोलना. अब फॉर एग्जांपल जीरोधा का अपना कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? ऑल टेक, नो ह्यूमन. दैट मीन जीरोधा में आपको रिलेशनशिप मैनेजर कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर मेरे को प्रॉब्लम आया, कॉल सेंटर रहेगा जनरल, बट आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए स्पेसिफिक पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता है. जो आपको एचडीएफसी सिक्योरिटीज में मिलेगा, नुवामा के अंदर मिलेगा, देयर विल बी आरएम कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप मैनेजर. जीरोधा बोलता है आई एम अबाउट मासेस एंड आई विल बिल्ड माय प्लेटफॉर्म सो ब्यूटीफुल दैट यू डोंट नीड अ रिलेशनशिप मैनेजर. You can understand the platform on your own. I'll make it so simple as possible. Rather, उन्होंने काइट बिल्ड किया. काइट पता है आपको क्या आईटी है? जहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, समझ. So basically, I will create such a simple platform
that anyone who has a basic understanding of technology can use the platform. So you don't need a human being to help you to use the platform. That's the thought process. That's their core competency. And obviously the most important one was no commission. आपको इक्विटी हम बाय करना अलाउ करेंगे, सेल करना अलाउ करेंगे विद जीरो चार्जेस. दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट. बट सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर मैं जीरो चार्ज करता हूं बट मेरा प्लेटफॉर्म बहुत बुरा है, आप उसको यूज ही नहीं कर सकते हो, तो जीरो कमीशन अच्छा बात है. बट इफ आई कांट इवन बाय और सेल, कमीशन इज सेकेंडरी. So remember, core competency is not single skill. It's a combination of capabilities. Remember that. इसीलिए valuable capabilities जो शायद हमें opportunities को exploit करने में help करेगा and शायद अपने आप को threat से defend करने में help करेगा. Point number B एक और पढ़ सकते हैं. A firm created value for customers by effectively using capabilities to exploit opportunity. A में जो लिखा वही B में बोल रहा है कि आप ऐसे situations build कर सकते हो जिससे आप opportunities को क्या कर पाओगे, exploit कर पाओगे. अरे आप ऐसा क्यों कर पाओगे? Because आपके पास में valuable capabilities है. क्या है आपके पास में? Valuable capabilities. It can be your right set of people, it can be access to technology, it can be access to financial resources, anything that you believe can collectively help you to achieve whatever you want to achieve. We will say the capabilities can be valuable. Is point number 1 clear to you? Point number A भी उसमें लिख दोगे तो काफी है. तो सबसे पहले क्या करोगे? कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है डिफाइन करोगे. कोर कॉम्पिटेंसी में एक आध स्किल नहीं आता है, कॉम्बिनेशन आता है, ये लिखोगे. फिर बोलोगे 4 क्राइटेरियाज या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके कैपेबिलिटीज में होने चाहिए अगर आप चाहते हैं वो कैपेबिलिटीज क्या बने, कोर कॉम्पिटेंसीज बने. पहला वाला दे शुड बी वैल्यूएबल, मतलब वो मुझे अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करे या थ्रेट से डिफेंड करने में हेल्प करे. क्या आप पॉइंट नंबर ए लिख पाओगे? वेरी नाइस. कम टू पॉइंट नंबर 2, रेयर. उसमें देखिए पॉइंट नंबर 1, कोर कॉम्पिटेंसीज आर वेरी रेयर कैपेबिलिटीज एंड नॉर्मली बहुत कम कॉम्पिटिटर्स के पास में ये होना चाहिए. मतलब ऑब्वियसली अगर ये कैपेबिलिटी सबके पास में है तो ये कोर कॉम्पिटेंसी नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर ना अगर हर किसी के पास सेम कैपेबिलिटी है तो ये कैपेबिलिटी रीजन नहीं है आप क्यों सक्सेसफुल हो. रिमेंबर, इफ आई से देयर आर 5 बिजनेसेस, ए बिजनेस इज वेरी सक्सेसफुल और हम बोलते हैं पांचों का मार्केटिंग बढ़िया है, तो मार्केटिंग इज नॉट द रीजन व्हाई ए सक्सेसफुल. मतलब मार्केटिंग इज नॉट अ कोर कॉम्पिटेंसी. यहां पर कोई और रीजन रहेगा जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल है. मतलब सर जनरली वो कैपेबिलिटीज जो रेयर होती है बहुत कम लोगों के पास में रहेगी, इस वजह से अगर आप सक्सेसफुल हैं तो शायद हम बोलेंगे वो रेयर कैपेबिलिटीज की वजह से आपने क्या अचीव किया है, कोर कॉम्पिटेंसी अचीव किया है. पॉइंट नंबर बी पढ़ सकते हो, लिखने का जरूरत नहीं है. देखिए, कैपेबिलिटीज which are possessed by many rivals are not likely going to be the source of a competitive advantage. Obviously अगर सबके पास में रहेगा, सबको तो competitive advantage नहीं मिल सकता ना. Competitive advantage is a position जो एक या दो ही बिजनेस होल्ड कर सकता है जो शायद बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है इन कंपैरिजन टू अदर्स. तो उनके पास जो कैपेबिलिटीज होंगी वो वैल्यूएबल के साथ साथ में क्या होगी, रेयर भी होगी. आर दीज 2 पॉइंट्स क्लियर टू यू? नंबर 3, दे विल बी कॉस्टली टू इमिटेट. ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्या होता है, आपने कोई अच्छा कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड किया, आपको बहुत फायदा मिला, बट अगर कोई आसानी से इसे इमिटेट कर सकता है, कॉपी पेस्ट कर सकता है, तो कोई फायदा नहीं है. लाइक जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, अभी कार बना रहे हो, कार में आपको लगता है जो आपने स्क्रीन दिया है ना वो आपका कोर कॉम्पिटेंसी है. हो सकता है ये स्क्रीन आपने किसी से प्रोक्योर किया होगा, तो सेम स्क्रीन कहीं और भी प्रोक्योर कर सकता है. या अगर आपने बिल्ड भी कर लिया होगा तो सिमिलर स्क्रीन बिल्ड करने वाले आज 50 ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं. कहना इसे वो कंट्रोल से कंट्रोल भी करना इज नॉट गोइंग टू बी टफ जॉब. सो समथिंग दैट कैन बी कॉपी पेस्टेड वेरी वेरी इजीली कैन नॉट बिकम अ कोर कॉम्पिटेंसी, बिकॉज वो कोई भी आसानी से अडेप्ट कर लेगा और अपने बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर देगा. तो वो आपका कोर कॉम्पिटेंसी नहीं हो सकता है. अगर वो बहुत मुश्किल है इमिटेट करना, बहुत मुश्किल है डेवलप करना, या बहुत कॉस्टली है ये चीज क्रिएट करना, तो ही पॉसिबल होगा. कॉस्टली टू इमिटेट मींस ऐसी कैपेबिलिटीज जो कंपीटिंग फर्म्स आसानी से डेवलप नहीं कर सकती है. हाँ, हम मानते हैं विथ पॉइंट इन टाइम 3 साल 5 साल के अंदर हर कैपेबिलिटी कॉपी की जा सकती है. द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम विल इट टेक. अगर वो टाइम ज्यादा लगा तो उस टाइम पीरियड में आप एक अच्छा मार्केट शेयर गेन कर लेंगे, तो अच्छा मार्केट शेयर गेन करने की वजह से आपको रिमूव करना वैसे भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू इमिटेट. ऐसा नहीं है इमिटेट नहीं होगा, इमिटेट तो होगा, बट द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम एंड मनी इट विल टेक फॉर यू टू इमिटेट. इमिटेट मतलब कॉपी. जितना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना ज्यादा रिसोर्सेज आपका खर्च होगा एज अ कॉम्पिटिटर, तो आपके लिए फायदा है, आपका ये पोजीशन क्या रहेगा, रिटेन्ड रहेगा. सो कैपेबिलिटीज दैट आर वैल्यूएबल, that are rare, that are costly to imitate, and the most important one जो मेरे हिसाब से
आर्ग्यूमेंट हो सकता है। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, दुनिया में ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हालांकि उन्होंने भी बोला ये बहुत चैलेंजिंग है, इसको डिफाइन करना भी मुश्किल है, बट इनके हिसाब से ऐसी कैपेबिलिटीज जिनका मार्क द वर्ड डू नॉट हैव स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंट, मतलब उनका इक्विवेलेंट कोई दूसरा स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकता है, कोई दूसरा कैपेबिलिटी हो, मतलब दे डू नॉट हैव सब्स्टिट्यूट्स, दे कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। आपको यही चीज की जरूरत होगी इस इंडस्ट्री के अंदर, उसे अगर सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते हैं तो शायद आपके कैपेबिलिटीज क्या बन जाएंगे, कोर कॉम्पिटेंसीज बन जाएंगे। इन्होंने एक अच्छा एग्जांपल दिया है, रीड दिस एग्जांपल। आई अग्री विद द एग्जांपल बट इट इज वेरी टफ टू डिफाइन इन मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज कि वो सब्स्टिट्यूटेबल है कि नहीं है। एग्जांपल अच्छा है। Think about this. The founders of Apple are no more working with Apple. Still, Apple is better than where it was or when it was founded. Yes or no? Why? It attracts the best of the best people in the world. So, अगर दुनिया का बेस्ट पॉसिबल इंसान मेरी कंपनी में काम करना चाहेगा तो अगला बेस्ट प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। So it's also about creating a culture, creating that environment because of which the best of the best people in the world are coming to you and working for you. If you create that kind of, you can say, environment, that kind of organization, you will always be ahead in the game. Think about Google, 1990s. Still, टेक वर्ल्ड में लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते थे कि आपका सर्वाइवल 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है. पीपल विल गेट बोर्ड, समवन विल कम अप विद अ बेटर टेक. But the question is, you should have so much power and you should have so much, you can say, I will also use the word attraction, that the people are by default coming to you. That even if they have money, they still believe Google can do it better. Even if they have money, they still believe Apple can do it better. And because of this, I would want to go and work with Apple. And if you get paid for that, if you get recognition, and you believe they have the best set of people out there, बहुत सारा जो लोग होता है ना, जो बहुत ही यू कैन से ब्लेस्ड लोग होता है, दे ऑल लुक फॉर एन एनवायरमेंट. And finding that environment is not an easy job. And that's why I'm saying, you go and visit these offices, sit in the offices, just in a cafeteria to see how people actually eat their food, how do they talk to each other, what kind of conversations normally takes place. उससे आपको समझ में आएगा हर किसी का एक अलग environment build किया हुआ है और वो automatically वैसे अलग अलग लोगों को क्या करेगा, attract करेगा, जिस वजह से शायद वो गेम के अंदर हमेशा क्या रहेंगे, ahead रहेंगे. Same concept. Why McKinsey is McKinsey? Because of people. The founder of McKinsey are no more running the McKinsey. So you built an organization where the topmost consulting people, they believe I want to be in McKinsey. तो अगर दुनिया का बेस्ट इंसान वहां काम करना चाहेगा तो कंपनी ऑटोमेटिकली बेस्ट ही रहेगा ना यार. सो ये एक चीज आप बिल्ड कर सकते हैं. दिस इज वेरी टफ बट दे बिलीव इफ इट इज समथिंग दैट इज नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, वी विल डेफिनेटली से दैट कैपेबिलिटी कैन बिकम अ कोर कॉम्पिटेंसी. आर दीज 4 पॉइंट्स क्लियर टू यू? नीचे आइए, एक लाइन को मार्क कीजिएगा कंक्लूजन में. पॉइंट नंबर ए, only when a capability is valuable, rare, costly to imitate and non-substitutable, it is a core competency and it will become a source of competitive advantage. ठीक है, theoretically बराबर है. हर कैपेबिलिटी में सब कुछ नहीं होगा, इसीलिए बोलते हैं ना एक कैपेबिलिटी कोर कॉम्पिटेंसी बन ही नहीं सकता है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेबिलिटीज, क्योंकि कुछ ना कुछ रेयर होगा, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल होगा, तो उनका कलेक्टिव इफेक्ट जो है वो इतना अच्छा आएगा जिसकी वजह से वो क्या बन पाएंगे, कोर कॉम्पिटेंसीज बन पाएंगे. आपके लिए मीनिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज एंड 4 क्राइटेरियाज बोल दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दीजिए, या बोल दीजिए कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड कैसे करेंगे. तो आपको बोलना पड़ेगा ऐसे कैपेबिलिटीज ढूंढो जिनके पास में फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, या ऐसे कैपेबिलिटीज विच आर वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल. इज दिस क्लियर टू यू? According to me, this was the most important question from core competency. एक क्वेश्चन और आ सकता है, मार्क कीजिएगा. कम टू पेज नंबर 3.14. प्रोबेबिलिटी बहुत कम है बट ठीक है, 2 मिनट के लिए डिस्कस कर लेते हैं. जस्ट 2 मिनट्स. अकॉर्डिंग टू दिस कैन बी द क्वेश्चन. सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमिल, वो क्वेश्चन में ये इन दोनों का नाम लिखेगा और बोलेगा मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज. मतलब इन्होंने जब स्टडी किया, रिसर्च किया, तो उन्होंने बोला कोर कॉम्पिटेंसी जब हम ढूंढने के लिए गए तो हम ना 3 पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे. क्या ये कोर कॉम्पिटेंसी नंबर 1
कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन है। मतलब सर अगर एक इंडस्ट्री में 5 प्लेयर को रखा जो एक दूसरे से कंपीट करते हैं, बट सर एक प्लेयर आसानी से अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाता है। क्यों डिफरेंशिएट कर पाता है? बिकॉज ऑफ सर्टेन कैपेबिलिटीज। कहना इससे तो हम बोलेंगे ये कैपेबिलिटी क्या है, उसके लिए कोर कॉम्पिटेंसी बन जाएगा। तो इन्होंने बोला अगर कोर कॉम्पिटेंस को स्टडी करना है, ढूंढना है, तो 3 क्राइटेरियाज को, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को दिमाग में रखना। क्या ये कोर कॉम्पिटेंसी की वजह से आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाते हो फ्रॉम द कॉम्पिटिटर? अगर हां तो हम बोलेंगे नंबर ए, इट इज अ रीजन व्हाई इट कैन बिकम अ कोर कॉम्पिटेंसी, क्योंकि ये आपको कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। I'll give you a BCom level example, but think about this. My way of thinking. In last 1.5, no, I will say 1.5 years ज़्यादा ही हो गया approximately. Now, अब मैंने एक नया अपना हॉबी बिल्ड किया है। अभी हॉबी नहीं है, बट शौक बोल सकते हो, whatever you want to say this. Every Sunday, I try to find a new cafe, and I go and sit there for 2 hours. मेरे को कैफे स्टार्ट नहीं करने का। I don't want to be in the food business. I believe because cafes became the place जहां पर आपको दुनिया के बेस्ट पॉसिबल लोग वहां बैठे हुए मिलेंगे। और मेरे को लगता है संडे के दिन तो सब लोग फ्री होते हैं, तो मिलने अब जो पीपल डोंट वर्क इन प्रेस्टीज पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, दे आर आइडियली फ्री। सो हाउ डू पीपल नेविगेट? तो मैं हर जगह अलग अलग जाके सिर्फ ऑब्जर्व करते रहता हूं दैट हाउ डू दे सर्व अ कॉफी, हाउ डू दे टॉक टू द कस्टमर, डू दे इवन बिलीव इन टॉकिंग टू द कस्टमर, और डू दे बिलीव कि तेरे को जबाना आके बैठ तेरे हिसाब से कॉफी ढूंढ, तेरे हिसाब से फिगर आउट कर ले। सो हर किसी का अपना अपना कल्चर है। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू से जब इतने कैफेज एक शहर में हो सकते हैं, दे ऑल आर competing with so many places on a daily basis. Like just imagine, ultimately क्या कर रहे हैं? कॉफी सर्व ही कर रहे हैं ना, या एक चाय दे रहे हैं, या वो ग्रीन टी पानी के साथ मिक्स करके दे रहे हैं, whatever it is. मतलब they are almost doing the same business. You're understanding? कुछ ऐसा बहुत differentiation easily visible नहीं होगा, but still some cafes are always full in comparison to other cafes where you will not see anyone. Now why so? There are multiple reasons behind this. Obviously, some of them are famous for a specific cuisine or the specific vibe they carry. मतलब कोई एक ऐसे कैफे आपको बताऊंगा मैं, आप में से मेजॉरिटी लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, एक कैफे शायद वायरल भी हो जाएगा इसके बाद में। इट्स कॉल्ड एज ल ग्रांज। एनीवन? वेरी नाइस। आई नो दिस, आई एम श्योर, क्योंकि खाली होता है हमेशा। लाइक एंड प्लीज जाना मत, आई वॉन्ट इट टू बी एम्प्टी, इट्स इजी टू पार्क, आराम से बैठ सकते हो, कम लोग होते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं होता है। बट आई बिलीव दैट कैफे नीड्स टू मार्केट देमसेल्फ रियली वेल। मतलब वो आपको प्रॉपर एक यूरोपियन फील देता है इन अ, मतलब द कैफे विल बी प्रॉब्ली, अपना जो ये है ना स्टेज, इसका प्रॉब्ली 1.5 टाइम्स, दैट्स इट। द कैफे विल बी ओवर, हार्डली देयर आर 4 टेबल्स टू सिट, बिकॉज उन्हें लगता है ज्यादा लोग आएंगे नहीं अभी तक। So 4 tables to sit, that's it. And the vibe is very beautiful, बहुत सुंदर है। वो आपको फील देता है, the kind of music they play, and hardly people are there. That's why it is always clean. And food is good, coffee is good, but the way they serve the coffee, I believe that is very authentic. But my thinking is, सब कुछ सही होने के बावजूद भी नहीं चलता है। Are you understanding this? But then I realize, because they are not putting an effort indirectly to convince the customer that you go out and talk about it. See, I like talking, that's why I talked. But not everyone will go out and talk to 50 people, 100 people about a cafe. Are you understanding this? So people may enjoy their coffee, they may like this, and they'll be like, किसी को पता नहीं बहुत अच्छा है, मैं ही आता रहता हूँ इधर. It's very nice. So I will always get a seat ideally. मेरे को कोई तकलीफ नहीं आएगा. Mostly people may not talk at all. Like that's also a mindset. But from a business point of view, it's negative. You should make your customers vocal. You should make your customers vocal. Because only if they become vocal, वो अगर बात करेंगे, तभी तो। अदरवाइज सोचिए ना, अगर मोदी जी स्पीच नहीं देते तो क्या, आई मीन यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सो हाउ वुड आई कन्विंस पीपल व्हाई समवन इज राइट और व्हाई समवन इज रॉन्ग? सब्जेक्ट, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी, जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट व्हिच केम टू माय माइंड. सो आई एम ट्राइंग टू से, आप ऐसे हजारों जगह पे जा सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कहीं पर सब कुछ सही होने के बावजूद भी एक चीज अगर मिसिंग है तो भी वो कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड नहीं कर सकता है. और कहीं पर कुछ नहीं भी होगा, लाइक आई बिलीव स्टारबक्स देयर इज नथिंग, बट यू जस्ट हैव द राइट नेम. डू यू गेट माय पॉइंट? एंड दैट स्टिल वर्क्स. सो नो ऑफेंस, बट कुछ जगह पे कुछ भी नहीं होकर के सब कुछ सही हो सकता है. दैट्स अनफॉर्चुनेटली बिजनेस स्ट्रेटजीज, एंड दैट इज व्हाई स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट्स आर हायर्ड, बिकॉज डेवलपिंग अ कोर कॉम्पिटेंसी दैट हेल्प्स यू टू डिफरेंशिएट विथ योर कॉम्पिटिटर इज अ वेरी टफ जॉब. दिस इज अ कस्टमर रियलाइजिंग दैट दिस प्रोडक्ट और दिस सर्विस और दिस प्लेस इज डिफरेंट देन द कॉम्पिटिटर. Mark the first line. The company can consider having a core competency if, mark the word,
कॉम्पिटेंस इज यूनिक, यूनिक मतलब रेयर हो गया, एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर द कॉम्पिटिटर टू इमिटेट। डोंट यू थिंक वो दो क्वालिटीज को एक सेंटेंस में लिख दिया, इसने बोल दिया रेयर भी होना चाहिए एंड डिफिकल्ट या कॉस्टली टू इमिटेट होना चाहिए, वही दोनों क्वालिटी को पहले सेंटेंस में लिख दिया है। ये सेंटेंस याद रखना, कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन इज अ वन कंडीशन जिसकी वजह से वो क्या बन सकता है, कोर कॉम्पिटेंसी बन सकता है। सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग पेड बाय द कैफे फॉर द प्रमोशन, जस्ट केम टू माय माइंड, आई डोंट डू सच थिंग्स। Number 2, the second condition is to be met is mark the word customer value, brackets में लिखिएगा word valuable। सेम वही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहे हैं। नंबर 1 था रेयर एंड कॉस्टली टू इमिटेट या डिफिकल्ट टू इमिटेट, नंबर 2 इज योर वैल्यूएबल फॉर द कस्टमर। ऑब्वियसली सर, आपकी वो कैपेबिलिटी कस्टमर ने वैल्यू करनी चाहिए, कस्टमर ने उसके बेसिस पे आपको चूज करना चाहिए देन द कॉम्पिटिटर। मार्क द फर्स्ट लाइन, व्हेन परचेजिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस इट हैज टू डिलीवर अ फंडामेंटल बेनिफिट फॉर योर एंड कस्टमर। इसीलिए ऐसे कैपेबिलिटीज जो आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करने में हेल्प करते हैं, तो हम बोलेंगे ये कैपेबिलिटी के अंदर वो वैल्यूएबलनेस है फॉर अ कस्टमर जिस वजह से कस्टमर आपको प्रेफर करेगा देन अ कॉम्पिटिटर। तो हम बोलेंगे ये एक कंडीशन है, अगर आप चाहते हैं कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए, कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज अकॉर्डिंग टू मी अ वेरी गुड सेंटेंस, थोड़ा अलग डायरेक्शन में जाएगा, सुनिएगा। हमने एक कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड किया, मतलब कुछ कैपेबिलिटीज बनाया जो साथ में आके कोर कॉम्पिटेंसी बनता है। इससे मेरा एक प्रोडक्ट सक्सेसफुली बिक गया, my existing product is being sold successfully, I have a good market share, but core competency वो कैपेबिलिटीज होती है जो शायद ये प्रोडक्ट नहीं, इसके साथ में अगर मैं 4 नए प्रोडक्ट बेचना चाहूं, उनको भी अगर मैं मार्केट में आसानी से बेच पाऊं, मतलब इट शुड बी समथिंग विच इज इजीली ट्रांसफरेबल, इट शुड बी समथिंग दैट कैन हेल्प यू इन अदर बिजनेसेस ऑल्सो। तो हम बोलेंगे ये आपने ऐसा कैपेबिलिटी बिल्ड किया है जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग बिजनेस तो बढ़िया कर ही पाओगे, जब आप डाइवर्सिफाई भी करोगे, ग्रो भी करोगे बिजनेस को, तब भी ये बिजनेस आपका बेहतर काम कर पाएगा। द लास्ट कंडीशन रेफर्स टू एप्लीकेशन of competencies to mark the word other markets। मतलब ये competencies एक प्रोडक्ट के लिए नहीं होनी चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए, ताकि इनकी वजह से हम हमारे बिजनेस में कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई भी नया सर्विस इजीली बेच सकते हैं, बिकॉज हमारा मार्केटिंग चैनल्स बहुत स्ट्रांग है, हमारा मार्केटिंग चैनल के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रांग है, हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बढ़िया है, हमारा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया होगा, जिसकी वजह से मैं एक प्रोडक्ट के साथ में और 4 चीजें भी बेच सकता हूं। अगर आप ऐसा कोई कैपेबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं जो सर इजीली दूसरे सेक्टर के प्रोडक्ट्स को भी आसानी से बेच पाएगा, इट शुड बी एप्लीकेबल टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, तो हम बोलेंगे वो कैपेबिलिटी क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी है। ये 3 कंडीशंस जो है इनको पढ़ लीजिएगा, वो कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगी, वो हमें कस्टमर को वैल्यूएबल सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, एंड नंबर 3 इट कैन बी मेड एप्लीकेबल टू अदर मार्केट्स और अदर एरियाज। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो एज पर मिस्टर श्री के प्रहलाद एंड गैरी हैमिल वी कैन से कोर कॉम्पिटेंसीज, जो आपको लगता है कोर कॉम्पिटेंसी है वो एक्चुअली में कोर कॉम्पिटेंसी है, जिसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। वेरी गुड, ये एक पैराग्राफ को मार्क कर लीजिएगा, 3 कंडीशन याद रखना, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हाउ टू बिल्ड अ कोर कॉम्पिटेंसी। दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑन कोर कॉम्पिटेंसी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन, हाउ टू बिल्ड अ कोर कॉम्पिटेंसी, एंड दूसरा वो स्पेसिफिक पूछेगा सी के प्रहलाद गैरी हैम्बल ने 3 क्वेश्चंस, 3 कंडीशंस क्या दिए थे जिससे हम ढूंढ सकते हैं ये कैपेबिलिटीज कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं। ये दोनों क्वेश्चंस याद रखना। इंट्रोडक्शन में पॉइंट नंबर 2, 6 एंड 8 हमेशा लिखोगे, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू कोर कॉम्पिटेंसी। आगे बढ़े, लेट्स गो नेक्स्ट। अगला कॉन्सेप्ट कहलाएगा, इसका ही अगला पार्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कम टू पेज नंबर 3.19। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? ये कोर कॉम्पिटेंसी का अगला स्टेप है। ऐसा बोल दीजिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए कोर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप किया जाता है, क्योंकि उससे ही आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव होगा। लुक एट द वर्ड एडवांटेज जो आपको चाहिए अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर।
एडवांटेज या एज जो आपको चाहिए अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर। मतलब अगर एक इंडस्ट्री में 5 प्लेयर काम कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी सबके एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए। सो एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी इज 20%, योर प्रॉफिटेबिलिटी सिट्स एट 30, 40, 50%, वी विल से यू हैव अ एज अगेंस्ट ऑल द कॉम्पिटिटर। सबके पास एवरेज मार्केट शेयर 10 से 12% है, आपके पास मार्केट शेयर 25% के आसपास है। आपके पास मार्केट शेयर ज्यादा क्यों है? कोई ना कोई रीजन रहेगा। दैट मींस यू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज अ पोजीशन। टू अचीव दैट वी नीड व्हाट सर? कोर कॉम्पिटेंसीज। तो सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वर्ड को पहले डिफाइन कर देते हैं, उसका मीनिंग आपको आना चाहिए। मार्क 2 पॉइंट्स। सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 को मार्क कीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अलाउज अ फर्म टू गेन एन एज ओवर राइवल्स व्हेन यू आर कंपीटिंग। मतलब कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स या प्रोडक्ट्स which are perceived by the target market as significant and superior to the competition। आपके कुछ ऐसे फीचर्स होंगे, कोर कॉम्पिटेंसीज होंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या क्वालिटीज होंगे जिसकी वजह से कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को सुपीरियर मानते हैं, बेहतर मानते हैं इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर। दैट इज व्हाई दे विल बी रेडी टू पे यू अ हायर प्राइस। दैट इज व्हाई मे बी दे विल बी रेडी not to, they will be ready to continue with your business only, continue to keep buying your products rather than moving to a competitor। Can I say आपका कस्टमर आपके साथ लॉयल है, वो आपको ज्यादा वैल्यू पास ऑन करता है, आपको प्रीमियम प्राइस पे करता है अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर, देन दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पॉइंट नंबर 4 को मार्क कीजिएगा, थोड़ा सिंपल डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स, an organization is said to have a competitive advantage, mark the line, if its profitability is higher than the average profitability of all the companies in the industry। आपका profitability एवरेज इंडस्ट्री के प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा है, मतलब यू आर डूइंग बेटर देन ऑल द कॉम्पिटिटर्स इन जनरल इन द इंडस्ट्री। वी विल से यू हैव अ कॉम्पिटिटिव एज अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर। इस पॉइंट नंबर 3 and 4 क्लियर टू यू? इन दो में मीनिंग है। पॉइंट नंबर 4 भी लिखोगे तो काफी है, 3 and 4 साथ में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, आपका मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट स्पेंड करो, 3 and 4 को पढ़ो, फिर हम जाएंगे क्वेश्चन पे। ब्रांड लॉयल्टी या एक्सपीरियंस भी बन सकता है, बट वो एक्सपीरियंस के अंदर बहुत सारी चीजें होगी। आपका एक्सपीरियंस साथ में प्रोडक्ट भी बढ़िया होना चाहिए। इफ द एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट्स आर अ मिसफिट देन कोई फायदा नहीं होगा। सो इट कैन बी वन ऑफ द कैपेबिलिटीज दैट इज अ केपेबल ऑफ बिकमिंग अ कोर कॉम्पिटेंसी, बट इट्स जनरली अ कॉम्बिनेशन, आई वुड से। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा? सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक पोजीशन है, आप चाहोगे ये पोजीशन एक बार अचीव होके आप वापस नीचे नहीं आना चाहोगे, यू वुड वांट टू कंटिन्यू देयर। सो क्या आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल है? मार्क दिस लाइन, सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में जो पॉइंट नंबर 1 लिखा है, दिस विल बिकम योर क्वेश्चन। The sustainability of a competitive advantage and the firm's ability to make better profits than your competitor depends upon 4 major characteristics। वापस से characteristics of रिसोर्स एंड कैप, क्योंकि ये दोनों मिलके ही क्या बनते हैं? कोर कॉम्पिटेंसी बनते हैं, और कोर कॉम्पिटेंसी क्या अचीव करने में हेल्प करता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो इट इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। अगर वो बढ़िया होंगे तो कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड होगा, एंड तो ही अल्टीमेटली क्या अचीव होगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब एक पावरफुल पोजीशन, यू आर बेटर देन द कॉम्पिटिटर। आप चाहोगे ये पोजीशन सस्टेन रहे, ये कंटिन्यू रहे, इसके लिए आपके रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज में 4 क्वालिटी होनी चाहिए, एंड दे विल साउंड लाइक सिमिलर टू योर कैपेबिलिटीज ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज, वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेड एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। वैसा ही कंटेंट लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी किसके बारे में है? रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज के बारे में, बस हेडिंग्स अलग अलग है। नंबर 1 देखो, पहला पॉइंट क्या है? They must be durable।
अब ऑब्वियसली जब आप सब बात करेंगे सस्टेन कितना करेगा, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा? लेट्स से बिकॉज ऑफ अ टेक्नोलॉजी आपके प्रोडक्ट को लोग प्रेफर कर रहे हैं। अब ये टेक्नोलॉजी कितने साल तक सस्टेन करेगा कि कहीं इसका भी आसानी से सब्स्टिट्यूट ना आ जाए। याद है क्या वर्ड? नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। दैट इज इनडायरेक्टली नथिंग बट माय ड्यूरेबिलिटी। मतलब सर कितना ड्यूरेबल आपका कैपेबिलिटी है। अगर आपके लोग हैं तो कब तक ये लोग कंटिन्यू करने वाले हैं? वो रिटायर होंगे, कंपनी में कम डाउन। लाइक फॉर एग्जांपल मेन क्वेश्चन, लोग ऐसा बोलते हैं आरआईएल का वैल्यू इज बिकॉज ऑफ मिस्टर मुकेश अंबानी, बट what if it doesn't continue business after 20 years? Will there be a same value with RIL? It depends upon how do they structure RIL. Or maybe they would have structured the RIL in such a manner that Mr. Ambani is not actually making a decision. The decision is made by whom, sir? Certain corporate executives, like Apple today. अगर वैसा होगा तो क्यों सस्टेन नहीं करेगा? प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो शायद सस्टेनेबिलिटी पे क्या आ जाएगा? डाउट आ जाएगा। नंबर वन, द पीरियड ओवर विच अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज सस्टेन्ड डिपेंड्स ऑन, मार्क द वर्ड, the rate at which your resources and capabilities deteriorate. अगर वो आसानी से डिटीरियोरेट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, वो कैपेबिलिटीज रिसोर्सेज चलते जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी क्या रहेगा? सस्टेनेबल रहेगा। मतलब सर दिस शुड नॉट बी इजीली सब्स्टिट्यूटेबल, वी कैन से दे आर गोइंग टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नीचे देखिए ट्रांसफरेबिलिटी। अच्छा बीच में एक आध एग्जांपल पढ़ना तो पढ़ लीजिए। देखिए नंबर सी, एक एग्जांपल लिखा हुआ है, वो टाइम पास चीजें ऐसा पढ़ के खुद लिख सकते हो। मेरे को लगता है मैं कोर मीनिंग पे फोकस कर रहा हूं। एक सीईओ है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो रिटायर हो जाएगा तो शायद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो सकता है। सब्जेक्टिव है, आई एम श्योर दे विल ऑलवेज फाइंड समवन बेटर एंड अलोंग विद दैट उसको ट्रेन करेंगे, उसको प्रॉपर से हैंड ओवर किया जाएगा, तब जाके वो चीजें कंटिन्यूड रहेगी। नंबर टू आ जाइए ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब सर याद है क्या? कॉस्टली टू इमिटेट। अरे वैल्यूएबल था, रेयर था, कॉस्टली टू इमिटेट था। अब कॉस्टली टू इमिटेट पे दो पॉइंट लिखा हुआ है। एक है ट्रांसफरेबिलिटी। आपको लगता है आपके कुछ कैपेबिलिटीज की वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्या वो आसानी से कॉम्पिटिटर के पास ट्रांसफर हो सकता है क्या? अगर वो लोग हैं शायद ट्रांसफर हो सकता है, अगर वो टेक्नोलॉजी है शायद इजीली ट्रांसफर हो सकता है। मतलब कितना आसान है ये रिसोर्सेज को कॉम्पिटिटर को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। देखिए इफ द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑन विच कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बेस्ड इज ड्यूरेबल, तो सर शायद ये आपका कॉम्पिटिटर इरोड करने का ट्राई करेगा। मतलब योर कॉम्पिटिटर वुड वांट टू गेन द एक्सेस ऑफ सच रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज जिसकी वजह से आपके पास में एज है। फॉर एग्जांपल आपके पास रॉ मटेरियल का एक्सेस रहेगा, रॉ मटेरियल इतना फाइनेस्ट क्वालिटी है इसलिए फिनिश गुड्स आपका सबसे टॉप नॉच क्वालिटी है। अगर सेम रॉ मटेरियल का एक्सेस कॉम्पिटिटर को मिल गया तो फिनिश गुड्स से जो क्वालिटी का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वो कितना इजीली ट्रांसफरेबल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बहुत आसानी से ट्रांसफरेबल है तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव जरूर हो जाएगा, बट क्या नहीं होगा? सस्टेनेबल नहीं होगा। सस्टेनेबिलिटी के लिए इट शुड बी डिफिकल्ट टू ट्रांसफर। आगे वो सेम चीज बोलेगा, अगर वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है तो कॉम्पिटिटर पक्का क्या करने का ट्राई करेगा? इमिटेट करने का ट्राई करेगा, मतलब कॉपी करने का ट्राई करेगा। एंड इफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज कैन नॉट बी परचेज दे वुड बी बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो क्वेश्चन यही आएगा, हाउ इजीली एंड क्विकली कॉम्पिटिटर इसको बिल्ड कर सकता है। अगर वो बहुत आसानी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली कैपेबिलिटी को बिल्ड कर सकता है, कॉपी पेस्ट कर सकता है, तो आपका सस्टेनेबिलिटी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ए एंड बी को पढ़िए। रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज शुड बी ड्यूरेबल, मतलब लेंथ ऑफ पीरियड ज्यादा होना चाहिए तो हम सस्टेन कर पाएंगे। दूसरा, दिस शुड नॉट बी इजीली ट्रांसफरेबल। इफ दे आर इजीली ट्रांसफरेबल योर कॉम्पिटिटर विल गेट द एक्सेस, आपका पोजीशन खत्म हो जाएगा। सर इफ दे आर नॉट ट्रांसफरेबल हाउ इजीली कैन दे बी इमिटेटेड? इमिटेटेड मतलब कॉपी पेस्ट कितना आसानी से हो सकता है? अगर बहुत टफ है इसे कॉपी पेस्ट करना, बहुत टफ है इसे डेवलप करना, तो शायद ये आपके लिए क्या बन जाएगा? सस्टेनेबल बन जाएगा। क्या पहले तीन क्वालिटी समझे क्या? ड्यूरेबल, ट्रांसफरेबल एंड तीसरा इज इमिटेबिलिटी। वापस से तीनों पॉइंट को पढ़िए, तीनों के साथ में पॉइंट नंबर ए बी को पढ़ते जाइए।
Done? Number one, they should be durable. They should be not easily transferable. They should be difficult or very costly to imitate. Last वाला point ना अलग डायरेक्शन में है. सुनिए, appropriability is coming from appropriation. सुनिएगा मेरा बात. हो सकता है आपके कुछ लोगों ने एक टेक बिल्ड किया जिसकी वजह से आपको फायदा मिला. तो क्वेश्चन ये है, when you actually make money, you should give it back to the people who helped you to achieve this. So appropriability is जो आपने रिसोर्सेस कैपेबिलिटी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पोजीशन को अचीव किया, दैट मींस यू मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, वो रिटर्न जो है वापस से बेस में गया क्या? मतलब सर, द पीपल हु हेल्प्ड यू अचीव दिस, वर दे रिवॉर्डेड प्रॉपरली? इफ दे वर रिवॉर्डेड प्रॉपरली, कल्चर अच्छा बिल्ड होगा, ऑर्गेनाइजेशन को लोग ट्रस्ट करेंगे और शायद ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से कंटिन्यू भी करते जाएगा, सेम पोजीशन रिटेन रहेगा. जस्ट इमेजिन if in Google, Apple, Amazon, ESOPs were not given to the right set of people. Just imagine people, first 100 Facebook employees, they all are definitely millionaires. First 100 you can say Amazon employees, I'm sure they're sitting on a good amount of stocks. अगर उनको वो नहीं दिया होता रिवॉर्ड, डोंट थिंक ये कल्चर बिल्ड नहीं होता. जिसको भी लगता है कंपनी अच्छा कर सकता है, मेरे में कैपेबिलिटी, वो बाहर निकल जाएगा. अगर आप चाहते हैं वो लोग कंटिन्यू करें, आप चाहते हो चीजें सस्टेन करें, तो इसके लिए अप्रोप्रिएबिलिटी होना चाहिए. द रिटर्न्स शुड गो बैक टू इट्स सोर्स. द रिटर्न शुड गो बैक टू इट्स सोर्स. देखो, नंबर वन, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ओनर्स to appropriate the returns on its, mark the word, resource base. Resource base की वजह से ही competitive advantage आया था. मतलब जो returns है वो कहां पर आने चाहिए? वापस से उधर ही आने चाहिए जिनकी वजह से आपने ये चीज को बिल्ड किया था. जितना अच्छा environment ये बिल्ड किया जाएगा, जितना ज्यादा आपके एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड मिलेगा, तो शायद आपके कोर कॉम्पिटेंसी सस्टेनेबल बनेंगे. कोर कॉम्पिटेंसी सस्टेनेबल बनेंगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी क्या बन जाएगा? सस्टेनेबल बन जाएगा. पॉइंट नंबर एक को मार्क कर लीजिएगा कि जो कंपनी के ओनर्स हैं वो कितने केपेबल हैं, एबल हैं, कि जो हमारा रिटर्न्स है वो हमारे रिसोर्स बेस तक जाना चाहिए, जिसकी वजह से आज हम यहां पहुंचे हैं. वो रिसोर्सेस को हेवी रिटर्न्स मिलने चाहिए, तो शायद वो रिसोर्सेस इंटैक्ट रहेंगे, नए रिसोर्सेस एड अप होंगे और आपका बेस जो है वो क्या बनते जाएगा? स्ट्रांग बनते जाएगा. तो शायद आप ये पोजीशन को क्या कर पाएंगे? सस्टेन कर पाएंगे. डू यू अंडरस्टैंड? द 4 कैपेबिलिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वो प्रेजेंट है तो ही आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होगा? सस्टेनेबल होगा. दिस कैन बिकम अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट. दिस मार्क्स द एंड ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 3. अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से पढ़ के उड़ाते हैं. देखो, इसके आगे माइकल पोर्टर के सारे स्ट्रेटेजी आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं. इसके आगे का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, बराबर है. उसके पहले आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पढ़ा दिया, कोर कॉम्पिटेंसी पढ़ा दिया. दोनों के बीच में एक हेडिंग मिलेगा आपको, स्वॉट एनालिसिस. क्या मिलेगा? स्वॉट एनालिसिस. बहुत बेसिक लेवल का है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा सारा डिस्कस करेंगे, क्लोज करेंगे. आप सबको मालूम है देयर आर 4 एलिमेंट्स टू दिस: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों इंटरनल होते हैं. जब आप अपने बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे तो आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मिलेंगे. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नॉर्मली क्या कहलाएंगे? इंटरनल एलिमेंट्स कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? इंटरनल एलिमेंट्स. अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल एलिमेंट्स. तो क्वेश्चन ये आता है, ये जो स्वॉट एनालिसिस होता है ना, इसमें हम इंटरनल एलिमेंट्स को एनालाइज करते हैं या एक्सटर्नल? अरे दोनों को करते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ वीकनेस इज कमिंग फ्रॉम इंटरनल, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इज कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल. सो स्वॉट एनालिसिस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. यहां पे इंटरनल फैक्टर्स का एनालिसिस भी होगा एंड मतलब सुनिए, कंपनी में क्या अच्छा हो रहा है और क्या अच्छा नहीं हो रहा है ये भी एनालाइज करेंगे. कंपनी के बाहर जो पूरा बिजनेस एनवायरमेंट का दुनिया है, कॉम्पिटिटर्स हो गए आपके, आपका पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, ऑल मैक्रो फैक्टर्स, वो पेस्टल एनालिसिस भी आएगा. दे बोथ आर पार्ट ऑफ विच एनालिसिस? स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है. एक सिचुएशन के लिए स्ट्रेंथ वीकनेस ढूंढो, अपॉर्चुनिटी थ्रेट ढूंढो, स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट करने का ट्राई करो. किसको किससे कनेक्ट करने का ट्राई करो? स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी से, टू मैक्सिमाइज. वर्स्ट क्या होगा जो हम अवॉइड करना चाहेंगे? वीकनेस एंड थ्रेट. जहां पर आप वीक, वही मार्केट में क्या आएगा? थ्रेट आएगा. इसको हम अवॉइड करना चाहेंगे. तो सिचुएशन ढूंढना चाहेंगे, कहां पे स्ट्रेंथ है, कहां अपॉर्चुनिटी है, कैसे दोनों को क्लब कर सकते हैं और फायदा
उठा सकते हैं। नीचे आइए, बेनिफिट में एक पॉइंट मार्क करवाता हूं। एंड स्वॉट एनालिसिस इंटरनल है या एक्सटर्नल है? दोनों है। और ऑब्वियसली इंटरनल से पता चलेगा स्ट्रेंथ वीकनेस, एंड एक्सटर्नल से पता चलेगा अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। पहले पैराग्राफ को पढ़िए। SWOT stands for strength, weakness, opportunity and threat. Internal analysis is focusing on existing structure क्या है, existing competencies क्या है, मतलब ये हमें highlight करके देगा हमारे strengths and weaknesses क्या है। External analysis is about identifying बाहर market में किधर opportunities हैं and किधर threats है। तो मतलब SWOT includes both internal and external। सिंपल सा पैराग्राफ है एकदम, MCQ में काम में आ सकता है, मार्क कर दीजिएगा। Can be useful for MCQ। फिर सर फायदा क्या है SWOT का? बेनिफिट्स में आइए, रीड नंबर ए। इट विल आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स इश्यूज एंड पुट देम इन अ सिंपल फ्रेमवर्क। सिंपल है, बताएगा आपके ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। अब जिधर थ्रेट है, अगर तुम स्ट्रांग हो तो सर्वाइव कर जाओगे, जिधर थ्रेट है वहां तुम वीक हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। यू कैन डाइवेस्ट दैट बिजनेस। मतलब ये एक सिंपल सिचुएशन बना के दे देगा जिससे आपके लिए डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मतलब इट क्रिएट्स अ फ्रेमवर्क थ्रू विच अ डिसीजन मेकिंग कैन बी डन वेरी वेरी इजीली। पॉइंट नंबर ए को मार्क कर दीजिएगा एज अ बेनिफिट। यू शुड नो फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो टेबल दिया ना, इसमें एग्जांपल्स दिए कि कंपनी में स्ट्रेंथ्स क्या हो सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल पार्टनर्स हैं जिनको अलग अलग एक्सपीरियंस है, हमारे लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स हैं, 70 साल का ब्रांड वैल्यू है, ये सब एग्जांपल्स हैं। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस, दीज आर द एग्जांपल्स कि कंपनी में स्ट्रेंथ्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यू शुड नॉट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, यू शुड नो आर दे इंटरनल और एक्सटर्नल, दे आर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आर वी गुड? दैट्स व्हाट फॉर यू। अब जाएं सबसे इंपॉर्टेंट मेंडलोस मैट्रिक्स पे, एंड चैप्टर 3 को खत्म करते हैं। इसके अलावा आप लोग थोड़ा क्या पढ़ने का टाइम करेंगे, मेरे चैनल्स वगैरह टाइम पास है, इधर आ जाओ। 3.10 रादर, कैन यू सी हेडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज? इसको जरूर रीड कीजिएगा फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपको बोलता हूं एक दो चीजें जो आपने रीड करनी चाहिए। ये ओल्ड सिलेबस में सेम थी, अगर आपको याद रहेगा तो। एक पूरा चैप्टर था फंक्शनल स्ट्रेटजी का, उसमें इन्होंने सिर्फ मार्केटिंग वाले को ही रखा है, बाकी सब डिलीट कर दिया। मार्केटिंग में भी एक जमाने में 15 पेज हुआ करते थे, सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखा, बाकी सब डिलीट कर दिया। वो एक चैप्टर डिलीट हो गया है, उसके जगह पे चैप्टर 5 में बहुत सारी चीजें आ गई है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें से 2-3 मैं बोलता हूं, मार्क कर लीजिएगा। ऑग्यूमेंटेड मार्केटिंग मार्क कर लीजिए। इस लाइक कोर प्रोडक्ट बेचने के बजाय प्रोडक्ट के साथ में सर्विसेज, जो सर्विसेज को बेचो, प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। टाटा स्काई सेलिंग एवरीथिंग एल्स, इंग्लिश सीखो, योगा सीखो, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी सीखो, पर टाटा स्काई तो लगेगा ना। नंबर 2 ऑग्यूमेंटेड मार्केटिंग, ये अच्छा है। फिर मार्क दिस, एनलाइटेंड मार्केटिंग। एनलाइटेंड मार्केटिंग का मतलब होता है लोगों को पहले अवेयरनेस देना कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, जो आप यूज कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम क्या है, अच्छा क्या हो सकता है, फिर आप प्रोडक्ट बेचने का ट्राई करोगे। दिस इज कॉल्ड एज एनलाइटेंड मार्केटिंग, ये आपको आना चाहिए। देन यू शुड नो व्हाट इज सिंक्रोनाइज्ड मार्केटिंग एंड डी मार्केटिंग। सिंक्रोनाइज मार्केटिंग ऐसा है, मतलब आपके पास में कभी कभी आइडल कैपेसिटी होगा। सिनेमा हॉल का क्लासिक एग्जांपल है, योर वीकेंड्स आर फुल, योर वीकडेज आर एम्प्टी। सो ट्राई टू कम अप विद अ स्ट्रेटजी की जो वीकडेज में आपका कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज हो रहा है, आइडल कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ जाए। दैट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनाइज मार्केटिंग। ये आप डिमांड बढ़ाना चाहते हो, जब आइडल टाइम रहेगा तब आप डिमांड को क्रिएट करना चाहते हो। डी मार्केटिंग इज टू मच डिमांड एंड यू बिलीव धीरे धीरे उस डिमांड को थोड़ा क्या करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट करना चाहोगे, दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट करना चाहोगे, तो थोड़ा नेगेटिव बोलोगे क्योंकि आपके पास ओवरफ्लो है डिमांड का, उससे बस शिफ्ट करके दूसरे टाइम पीरियड पे लेके जाना चाहोगे। दिस इज कॉल्ड एज डी मार्केटिंग। ये 4-5 जरूर आपने रीड करने चाहिए। बहुत सिंपल से डेफिनेशन से मीनिंग आपको आना चाहिए। अभी गुड? बाकी टाइम पास सीधा जाओ मेंडलोस मैट्रिक्स पे। ये कस्टमर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, टाइम पास है, जब टाइम में पढ़ लेना। कम टू पेज नंबर 3.2, you'll see अंडरस्टैंडिंग की स्टेक होल्डर्स। ओवरव्यू देता हूं, स्टेक होल्डर का अंडरस्टैंडिंग आएगा तब आपको मेंडलोस मैट्रिक्स समझ में आएगा। 10-15 मिनट लगेगा, आराम से सुनिएगा। चैप्टर 3 का आखिरी पार्ट है और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स। हियर मी वेरी वेरी केयरफुली।
Great. So, what is the meaning of the word stakeholder? You all know since school time that stakeholder is a broader concept. It includes your actual shareholders, that is investors of the company. It includes your management. It includes your customers. It includes your bankers जो आप लोग को पैसा borrow करने में help करते हैं. Your financial institutions, consultants, they all are a part of a word called as stakeholder. अब ये बोलता है एक बिजनेस में सबसे टफ चीज क्या होती है? हमारे पास इतने सारे स्टेक होल्डर हैं, जब हम डिसीजन ले रहे हैं, वन डिसीजन कैन नॉट बी राइट फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स. इट कैन बी राइट फॉर फ्यू ऑफ देम, may not impact some of them, and may be negative for some of them. So every decision cannot be in the favor of all the stakeholders. So business के लिए सबसे मुश्किल क्या है कि भाई किस स्टेक होल्डर को दिमाग में रखूं डिसीजन लेते वक्त, क्योंकि स्टेक होल्डर के हिसाब से डिसीजन नहीं लिया तो आई एम श्योर दे विल क्रिएट अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द कंपनी. तो मेंडलो ने एक मैट्रिक्स बना के दिया. उस मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं वो हम समझने का ट्राई कर रहे हैं. एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर स्टेक होल्डर्स, बिकॉज सम स्टेक होल्डर्स मे बी वेरी पावरफुल. They may impact your entire decision making. Some stakeholders may not be powerful, but they're very important for your business organization. So it's a tough choice जो यहाँ पे अलग अलग चार अलग अलग ग्रुप्स बना के देगा. Some stakeholders can be very very important, some stakeholders may not be important at all. फिर आप डिसाइड करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिसीजन लेना चाहिए. ये मैट्रिक्स है मेंडलोस मैट्रिक्स जो आपको स्टेक होल्डर्स को एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा. आइए सबसे पहले एक दो पॉइंट को मार्क करते हैं, स्टेक होल्डर्स को समझने का ट्राई करते हैं. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर एक को रीड कीजिएगा. A firm or an organization can be viewed as a coalition of stakeholders. Coalition is a lot of people coming together. So it's like people coming together, forming a अलायंस और रिलेशनशिप जहां सब लोग मिलकर के एक कंपनी का भला चाहते हैं, कंपनी का फायदा चाहते हैं. उनका कोलेशन एक कंपनी को बनाता है, मतलब सारे स्टेक होल्डर्स टुगेदर मेक्स अ कंपनी. इनडायरेक्टली बोलने का ट्राई कर रहा है. ऑल दीज इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज दैट हैव अ स्टेक इन द कंपनी सक्सेस एंड दे कैन ऑल्सो इंपैक्ट द ओवरऑल कंपनी. सो ऑल दीज पीपल टुगेदर आर कॉल्ड एज स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? अगले पेज पे आइए, एग्जाम्पल्स देखिए. Examples of key stakeholders and their requirements. और उन्होंने एग्जाम्पल कौन से दुनिया का लिया है? फॉर अ OTT प्लेटफॉर्म. इन्होंने OTT प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे इमेजिन नेटफ्लिक्स, तो उनके लिए कोर स्टेक होल्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी का CEO एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के मेजर वेंडर्स, कंपनी के कंज्यूमर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज. ऑल ऑफ देम आर स्टेक होल्डर्स. बट हर स्टेक होल्डर का अपना एक्सपेक्टेशन अलग अलग होता है. आई एम श्योर जो एक कस्टमर चाहेगा और जो एम्प्लॉय चाहेगा वो अलग अलग रहेगा. अगर सेम एम्प्लॉय अगर कस्टमर भी है तो एज ए कस्टमर वो अलग सोचेगा, एज ए एम्प्लॉय वो अलग सोचेगा. एग्जांपल सोचिए, कस्टमर क्या चाहेगा? नया कंटेंट होना चाहिए, प्राइसिंग बेनिफिट मिलना चाहिए, बेटर डील मिलनी चाहिए, आई शुड गेट मोर वैल्यू फॉर मनी, मेरे को इंटरप्शंस नहीं आने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए ना नेटफ्लिक्स भी हर 2 मिनट में चलाओ तो 15 मिनट में रीलोड होते रहते हैं, बफरिंग होते रहता है. इफ दैट कीप्स ऑन हैपनिंग यू विल नॉट बी हैप्पी. इट्स ऑल्सो इंपैक्ट फ्रॉम योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज योर ओवरऑल थर्ड पार्टी OTT प्लेटफॉर्म. सबका इंपैक्ट है, बट ये हमारे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है. एम्प्लॉय का एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटर पैसा मिलना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन बढ़िया होगा, एनवायरमेंट बढ़िया होगा तो फायदा होगा. मतलब हर स्टेक होल्डर का अपना अलग एक्सपेक्टेशन है. स्टेक होल्डर्स के एग्जाम्पल समझ में आए क्या? और उनके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं, इतना समझ में आया क्या? एक दो पॉइंट को मार्क कीजिएगा, क्लोज करेंगे. रीड पॉइंट नंबर 4. जस्ट एक बार रीड करके क्लोज कर दो. पॉइंट नंबर 4, अलग अलग स्टेक होल्डर्स कौन है, उनके एग्जाम्पल्स दे रहे हैं. ठीक है, रीड पॉइंट नंबर 6. इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई हु ऑल आर द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि हर स्टेक होल्डर का अपना अलग इन्फ्लुएंस होगा एंड अपना अलग इंटरेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन में. They may be very powerful, they may be very less powerful. They may be highly interested in the success of a company, they may not be interested in the success of the company at all. For example, you are a Zomato investor today because the Zomato is flying high. Assume a situation. आपने 100, 120 के आसपास खरीदा होगा, आपको लगता है वो 165 के हाई पे जाएगा, बेच देगा. You don't care whether Zomato does well after 5 years or not. You care that Zomato का प्राइस ऊपर जाना चाहिए. भले वो लॉस भी कमा रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ना चाहिए. जिस दिन मैंने बेच दिया उस दिन प्राइस गिर जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो
Yes, that's the way people think. I'm not kidding. That's the way people, like for example, LIC. Before the results, everyone was very happy. After the results, now they're like, okay, LIC has gone up. So, which kind of stakeholder you are, it's important. What is your interest in the organization is important. Without understanding this, decision making cannot be done. आगे आइए, एक लाइन को मार्क कीजिएगा. While shareholders का main concern हो सकता है quick profit, they may be hesitant to support the organization. जब वो लोग फंड्स वगैरह स्पेंड कर रहे होंगे क्योंकि उनको रिटर्न अगर फ्यूचर में नहीं दिखेगा तो उन्हें पसंद नहीं आएगा. वो क्या बोलेंगे, आज क्या को खर्च कर रहे हो, आज स्टॉक प्राइस बढ़ने दो, जब बढ़ जाए मेरा पैसा एग्जिट हो जाए फिर तेरे को जो करना कर. सो बेसिकली हर स्टेक होल्डर का अपना अलग एक्सपेक्टेशन होता है. स्टेक होल्डर के एग्जाम्पल्स आने चाहिए एंड उनके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं, इतना पता होना चाहिए. ये इंट्रोडक्शन है. अब आते हैं मेंडलोस मैट्रिक्स पे. इसको मार्क कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स ऑन पेज नंबर 3.3. क्या बोलता है ये मेंडलोस मैट्रिक्स, सुनिएगा. मेंडलो बोलते हैं भाई कि आपकी जो स्टेक होल्डर्स हैं सब लोग इक्वली पावरफुल नहीं होते एंड सबका इक्वल इंटरेस्ट नहीं होता है बिजनेस में. तो इन्होंने 4 कैटेगरीज बनाए. अगले पेज पे आइए, आपको एक मैट्रिक्स दिखेगा. आपके स्टेक होल्डर का पावर कितना कम है या कितना ज्यादा है एंड उन्हें कितना इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइज. डू दे हैव अ वेरी लो इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन और डू दे हैव अ वेरी हाई इंटरेस्ट. इसके बेसिस पे 4 कैटेगरीज बना दी. देयर कैन बी सम की प्लेयर्स. ऐसे स्टेक होल्डर्स, की प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनका पावर भी सबसे ज्यादा है एंड जिनका इंटरेस्ट भी क्या है, सबसे ज्यादा है. दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जिनके हिसाब से डिसीजन होना चाहिए. फिर आता है लो प्रायोरिटी, सबसे वर्स्ट. इधर देखिए, पावर भी सबसे कम है आपके पास में एंड इंटरेस्ट भी सबसे कम है. कहना इसे इनके हिसाब से हम थोड़ा कम सोचते हैं, इनके हिसाब से थोड़ा हम मतलब डिसीजन मेकिंग में प्रायोरिटी नंबर 1 विल बी की प्लेयर एंड द लास्ट प्रायोरिटी विल बी लो प्रायोरिटी. इसके अलावा एक ऑप्शन और दिया है, कीप सेटिस्फाइड. ये कैटेगरी में बोलता है पावर बहुत ज्यादा है पर उनको इंटरेस्ट बहुत कम है. पावर बहुत ज्यादा है पर उनको इंटरेस्ट मतलब हाउ सक्सेसफुल योर बिजनेस बिकम्स, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है. बट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग पावर. एग्जांपल, यू आर अ कस्टमर ऑफ जोमैटो. तूने अगर प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तेरे को आज टाइम पे आना चाहिए. यू आर पावरफुल, अदरवाइज तुमको नेगेटिव रिव्यू देगा. बट तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा जोमैटो प्रॉफिट कमाता है कि नहीं कमाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर बिजनेस बट यू आर इंटरेस्टेड and you are more powerful right now as a stakeholder कि उन्होंने आपके लिए अच्छा काम करना चाहिए. So you have a power but you don't have an interest. तो ये बता रहा है कि there are people who may be powerful but may not be interested. Another example, banking company. HDFC बैंक ने Zomato को लोन दिया होगा. They are powerful if they've given a good amount of loan, but they don't care whether Zomato is doing good or not. What they care is उनका पैसा वापस आना चाहिए, सिक्योरिटी का वैल्यू बढ़िया होना चाहिए, इंटरेस्ट आते रहना चाहिए, जोमैटो ने बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना चाहिए. इसका एचडीएफसी बैंक को कोई लेना देना नहीं है. समझा क्या? ऐसे 4 कैटेगरीज है. आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं. अगले पेज पे आइए, 4 सिनेरियोस. पहला वाला शुरुआत करेंगे की प्लेयर्स के साथ में. मार्क कीजिएगा, नंबर बी इंपॉर्टेंट. हाई पावर एंड हाईली इंटरेस्टेड पीपल. आपके कंपनी के सीईओस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो लोग रिस्पॉन्सिबल भी है कि बिजनेस बढ़िया काम करना चाहिए एंड उनके पास सबसे ज्यादा पावर भी रहेगा. ऑर्गेनाइजेशन का एम होना चाहिए कि वो अपने स्टेक होल्डर्स को फुल्ली इंगेज करे ताकि उनके सेटिस्फाई कर पाए, उनका एडवाइस ले पाए, अकॉर्डिंगली एक्शंस बिल्ड कर पाए एंड उन्हें इंफॉर्मेशन दे पाए. क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स हाईली पावरफुल भी है एंड हाईली इंटरेस्टेड भी है, तो इनको हर एक स्टेज पे एंगेज करना चाहिए. डिसीजन मेकिंग में उनका एडवाइस लेना चाहिए. एग्जांपल्स ऑफ दी स्टेक होल्डर्स इज योर सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इट्स योर टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स. दे आर वेरी पावरफुल एज वेल एज दे आर हाईली इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस. बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे डिसीजन मेकिंग में. सीईओ हमेशा इन्वॉल्व होता है, बीओडी हमेशा इन्वॉल्व हो जरूरी नहीं है, पर उनको अपने इन्वॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए. इज योर की प्लेयर्स क्लियर टू यू? पॉइंट नंबर 2 आपका फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी. ये समझा क्या? अरे ये समझा क्या? कहना इसे की प्लेयर क्लियर हो गया. अब बाजू में आइए, कीप सेटिस्फाइड. इसमें पावर बहुत ज्यादा है बट इंटरेस्ट बहुत कम है. कीप सेटिस्फाइड में पावर बहुत, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा है तो उन्हें सेटिस्फाई रखना बहुत जरूरी है. उन्हें सेटिस्फाइड रखना बहुत जरूरी है. ये आपके कंज्यूमर्स होंगे, ये आपके गवर्नमेंट एजेंसीज होंगे, आपके बैंकिंग कंपनीज होंगे, जिनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस तो बहुत है, पर दे डोंट केयर अबाउट योर बिजनेस. दे डोंट केयर हाउ मच मनी यू मेक. व्हाट दे केयर इज देयर शेयर शुड कम टू देम, देयर एक्सपेक्टेशन शुड बी फुलफिल्ड. कम टू कीप सेटिस्फाइड. नंबर ए पे आइए.
high power but mark the word less interested people. Organization should put in enough work that ये लोग satisfied रहने चाहिए, उन्हें जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो उन्हें इंफॉर्मेशन इंटेंडेड है वो रेगुलरली मिलते रहनी चाहिए. आपका जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टीडीएस के कंप्लायंसेस, आपके बैंकिंग कंपनीज एंड आपके कस्टमर्स, उन्हें प्रोडक्ट मिलते रहना चाहिए, सर्विस मिलते रहना चाहिए. दे आर पावरफुल पीपल बट दे डू नॉट हैव इंटरेस्ट कि तुम्हारा धंधा बहुत बढ़िया चले, बहुत बुरा चले. उन्हें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है. इज ए एंड बी क्लियर टू यू? दोनों केस में पावर बहुत ज्यादा था बट एक केस में इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है और एक केस में इंटरेस्ट बहुत लो है. क्या आपको ये दोनों चीज समझा क्या? अरे दोनों चीज समझा क्या? थर्ड कैटेगरी पे आइए. कम टू कीप इन्फॉर्म्ड कैटेगरी. कीप इन्फॉर्म्ड में देखो क्या बोलता है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है. कीप इन्फॉर्म्ड में क्या बोलता है? इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है बट पावर क्या है? बहुत कम है. इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देखिए. कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के वेंडर्स, कंपनी के सप्लायर्स, लीगल एक्सपर्ट्स, ये लोग हाईली इंटरेस्टेड है. क्यों? अगर कंपनी बढ़िया करेगा तभी तो सप्लायर को धंधा मिलते रहेगा, कंपनी बढ़िया करेगा तभी तो एम्प्लॉय को पैसा मिलते रहेगा, कंपनी बढ़िया करेगा तभी तो वेंडर का काम चलते रहेगा. सो दे वांट यू टू डू वेल बट दे डू नॉट हैव सो मच पावर like a CEO of a company. They do not have so much power which your customer has. Your employees are important, हम मना नहीं करते हैं, employees फिर भी argue हो सकते हैं, बट जो vendors वगैरह हैं उनका normally power इतना नहीं होता है, पर उनका interest आपके business में बहुत रहेगा. वो चाहते हैं आप लोग successfully काम करें. They have low power but they are highly interested people. Organization should adequately inform this group of people. Tell them कि हमारे पास में कोई issues वगैरह तो नहीं है. सर ये audiences आपको real time पे feedback देगा, आपको improve करने में हेल्प करेगा. इन्हें आपको इन्फॉर्म्ड रखना जरूरी है, बताते रहना जरूरी है क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, बिकॉज दे आर हाईली इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस. तो इन्हें सेटिस्फाई तो आप शायद नहीं कर पाओगे बट इन्फॉर्म रखना बहुत जरूरी है. और इन्फॉर्म रखने से क्या होगा? वो आपको गाइडेंस देते जाएंगे बिकॉज दे ऑल्सो केयर कि बिजनेस से बढ़िया करना चाहिए. दैट इज वाई दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू इंप्रूव योर बिजनेस ऑन अ रेगुलर बेसिस. सबसे लास्ट पर डोंट यू थिंक मेरे हिसाब से सिचुएशन बदल गई है. लो प्रायोरिटी का एग्जाम्पल देखिएगा. पावर भी बहुत कम है एंड इंटरेस्ट तो बहुत कम है. एग्जाम्पल देखिए सबसे इंटरेस्टिंग. मीडिया हाउसेस, बिजनेस मैगजीन्स. आई एम श्योर आफ्टर 15-20 years the matrix needs to be new where this will become your key player according to me because they influence everyone in the world today. इनके हिसाब से इनके पास कोई पावर नहीं है. गुड जोक. If you own the business houses, then only there is no power. Number two, less interested people. Obviously, they don't care about the business. Organization इसे भी इन्हें मॉनिटर करना चाहिए. कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए उन्हें सेटिस्फाई करने का. ट्राई करके देखो ऐसा. स्ट्रेटेजिकली मिनिमल एफर्ट डालना चाहिए ऑन दिस ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर. बस समझते जाओ क्या चल रहा है. अकॉर्डिंग टू देम दिस इज लो प्रायोरिटी. आई डोंट अग्री विद द मेंडलोस मॉडल. इट्स अ वेरी ओल्ड मॉडल. तब उनके सबसे बराबर था. तब मीडिया इंडिपेंडेंट हुआ करता, आज भी है ऐसा मेरे को लगता है, पर तब बहुत इंडिपेंडेंट था. क्लियरली इन्फ्लुएंस बहुत कम था एंड क्लियरली ओनरशिप क्लियरली डिफाइंड था. दैट बिजनेस हाउस से सब कुछ कंट्रोल नहीं करते थे ईयर्स बैक. तो आज की तारीख में वो लो प्रायोरिटी है कि नहीं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क. डू यू अंडरस्टैंड द मेंडलोस मॉडल? आपको डायग्राम आना चाहिए. डायग्राम के अलावा 4 पॉइंट्स आने चाहिए. कीप सेटिस्फाइड, की प्लेयर्स, लो प्रायोरिटी, कीप इन्फॉर्म्ड. आना ही चाहिए. मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को चुपचाप बैठ के प्रैक्टिस करना. जो मैं पॉइंट मार्क कराता हूं वो आंसर्स हैं. कैसे आंसर लिखोगे बोलता हूं. आइए पेज नंबर 3.3. जो पॉइंट्स मार्क कराता हूं ढंग से लिखिएगा. पहले पॉइंट नंबर 1, दिस विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट. मेंडलो का मैट्रिक्स क्या है? स्टेक होल्डर मैट्रिक्स है. सर इट्स अ सिंपल फ्रेमवर्क टू हेल्प मैनेज की स्टेक होल्डर्स. अब सारे स्टेक होल्डर्स को कैसे मैनेज करना है उसके लिए मेंडलो ने एक मैट्रिक्स दिया है. यहां पर आइए पॉइंट नंबर 4. मेंडलो का मैट्रिक्स सजेस्ट करता है वन शुड एनालाइज स्टेक होल्डर ग्रुप्स बेस्ड ऑन मार्क 2 words, पावर एंड इंटरेस्ट. पावर इज कितना एबिलिटी है कि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर देंगे. इंटरेस्टेड मतलब हाउ मच डू दे रियली केयर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन सक्सीडिंग. पॉइंट नंबर 1 and 4 इज योर इंट्रोडक्शन. पॉइंट नंबर 1 and 4 इज योर इंट्रोडक्शन. ठीक है. इसके बाद आप बनाएंगे ये डब्बा. ये डब्बे में अंदर का कंटेंट नहीं आया चलता. वर्ड्स आने चाहिए. कीप सेटिस्फाइड आना चाहिए, की प्लेयर आना चाहिए, लो प्रायोरिटी आना चाहिए, कीप इन्फॉर्म्ड आना चाहिए. लेफ्ट साइड के अंदर आपका पावर एंड इन्फ्लुएंस आना चाहिए. राइट साइड में आपका इंटरेस्ट आना चाहिए. प्रॉपर प्रैक्टिस करना इसका ढंग से बैठ के. मैं बोल रहा हूं दिस इज प्रायोरिटी नंबर 1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 3.
for next 2 attempts. Is this clear to you? समझा क्या? ये डब्बा बनाने के बाद में एक पॉइंट इधर 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 इधर, देखो लिमिटेड, एक एक ही पैराग्राफ है, कुछ ग्रेड नहीं है. चुपचाप ढंग से इसको 3-4 बार पढ़ना, देख करके आंसर लिखना. एग्जाम्पल आना चाहिए. सर की प्लेयर में सीईओ बीओडी आएगा, लो प्रायोरिटी के अंदर बिजनेस मैगजीन मीडिया हाउस आएगा, कीप इन्फॉर्म्ड के अंदर आपके एम्प्लॉइज आएंगे, वेंडर्स आएंगे, एंड ऊपर आपके बैंकिंग कंपनीज, गवर्नमेंट एंड ऑल आने वाले हैं. ये एग्जाम्पल्स आने चाहिए एंड एक लॉजिकल सेंटेंस लिखना आना चाहिए. तब जाके आप मेंडलो का मैट्रिक्स बढ़िया से आंसर के हिसाब से लिख पाएंगे. समझा क्या? रीड करने के लिए एक पॉइंट और पढ़ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है. डेवलपिंग अ मैट्रिक्स. मेंडलो का मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन, ऊपर जो लिखा है वो सेम है, पावर एंड इंटरेस्ट. मैट्रिक्स टू डिफाइन कि भाई हाई पावर किधर है, हाई इंटरेस्ट किधर है, कहीं कहीं पे लो पावर लो इंटरेस्ट रहेगा. ऐसे अलग अलग 4 सिनेरियोज के हिसाब से उन्होंने 4 कैटेगरीज बनाए हैं. अब अलग अलग स्टेक होल्डर्स इसमें आएंगे. आप प्रॉपर एग्जाम्पल इधर भी लिख सकते हो कि भाई इधर कंपनी का सीईओ आएगा, इधर बैंकिंग कंपनी या गवर्नमेंट आएगा, इधर बिजनेस मैगजीन्स आएंगे, इधर एम्प्लॉयज एंड वेंडर्स आएंगे. इस हेडिंग के साथ में एग्जाम्पल लिख सकते हो. कैसे भी करके लिखो, प्रॉपर इंट्रोडक्शन के अंदर पॉइंट नंबर 1 और 4 आना चाहिए. उसके बाद बॉक्स आना चाहिए, डायग्राम, फिर आपके चारों ए बी सी डी आने चाहिए. इज दिस क्लियर टू यू? दिस इज कॉल्ड एज मेंडलोज स्टेक होल्डर मैट्रिक्स. इस पे कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं, पर ध्यान रखना ये जरूर इंपॉर्टेंट है. अभी गुड. मेरे हिसाब से चैप्टर 3 का सारा मेजर डिस्कशन जो करना चाहिए था दैट इज बीइंग डन. दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज. रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट थे माइकल पोर्टर के स्ट्रेटजीज जो पढ़ाए, फिर था कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड द न्यूली एडिशन टू योर सिलेबस दैट इज कॉल्ड एज मेंडलोस मैट्रिक्स. इसके अलावा एक दो चीजें और जरूर मार्क करा के बोलता हूं, टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा. वन एग्जाम्पल इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग. ये टाइम पास है, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स वगैरह जब टाइम मिले तो रीड कर लेना, दे नॉट ग्रेट. There is a concept called as strategic group mapping. It's here, page number 3.7. ये ओल्ड सिलेबस में भी था. कैसे आप लोग स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रुप्स में बना करके मैपिंग करेंगे. पेज नंबर 3.7. कैन यू सी द प्रोसीजर, जहां पे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं? इतना ही मार्क कर लीजिएगा बस. इतना रीड कर लो, बहुत हो गया. That's it. एग्जाम्पल वगैरह पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है. कस्टमर प्रोडक्ट सर्विस एक बार रीड करके उड़ा देना, नथिंग ग्रेट. मार्केटिंग में आपको मैंने बोला ऑलरेडी, ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है. ऑग्यूमेंटेड मार्केटिंग, एनलाइटेड मार्केटिंग, गो थ्रू सारे कर लेना, बट एमसीक्यू के अलावा कुछ ग्रेट एक्सपेक्टेशन नहीं है. 4 मार्क के लिए आई स्टिल बिलीव मेंडलोस मैट्रिक्स, कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, 3 इंपॉर्टेंट एरियाज. एंड माइकल पोर्टर के स्ट्रेटेजी में से तो कुछ भी आ सकता है. कॉस्ट लीडरशिप आ जाएगा, फोकस आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड. दैट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 3. Are we good? This marks the end of our discussion on chapter number 3. We'll take a lunch break. And after that, we start with chapter 2 today. क्योंकि मुझे आपको माइकल पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल पढ़ाना है. वो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, माइकल पोर्टर रिलेटेड सारा कंटेंट एक साथ में कंप्लीट हो जाएगा. उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बट अच्छे क्वेश्चंस है जो नॉर्मली आईसीआई पूछता है. Are we good? 1:45 we'll try to start and then we'll continue till 3 o'clock. मेरा ऑब्जेक्टिव आज माइकल पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल खत्म करने का. वहां पे 2 अच्छे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, उनका अवेयरनेस आपको देना है. ठीक है? अब नोटिस करेंगे 3 चैप्टर बहुत इजीली खत्म हो गए. 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया. ट्रस्ट मी, सेकंड चैप्टर में कुछ ग्रेट है ही नहीं. आज जब शुरू होगा आपको समझ में आएगा. उसमें आधा पार्ट पढ़ाने लाएगा, आधा पार्ट तो इंटरमीडिएट फाउंडेशन का बीसी के पूरा का पूरा आपको बताएंगे. ओवरव्यू क्या करना है उसके लिए भी एक्सप्लेन करेंगे. फिर हम चले जाएंगे चैप्टर नंबर 5 के ऊपर. सो SM according to me we'll be able to finish in this week mostly. By the Saturday we should be able to finish it off. Audit के लिए strategy मैं build कर रहा हूँ. कल से शायद उसको कैसे resume करेंगे. My focus will be on chapter 5 and 9 now. उसको मैं कैसे tackle करूँ वो सोच रहा हूँ. In few number of hours, but we should be able to make a effective contribution. That's the objective. We'll do it. Don't worry. Thank you. I'll see you. Bye. 1:45 we'll try to start.